और भरोसे के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आपने ओलंपिक सुना होगा, पैरालंपिक सुना होगा, वर्ल्ड कप भी सुना होगा। क्या कभी एनिमल ओलंपिक के बारे में सुना है? ग्वालियर के जगन्नाथ की नगरी के नाम से मशहूर कुलैथ गांव में हर साल एनिमल ओलंपिक आयोजित होता है। इसमें बैल, घोड़े, भैंस ऐसे पशुओं के बीच खेल स्पर्धा आयोजित होती है। बैलों की ये चाल देखिए, घोड़े की रफ्तार देखिए, दर्शकों का सैलाब उत्साह देखिए। गाड़ी मोटर के जमाने में ऐसी दौड़ आमतौर पर फिल्मों में ही नजर आती है, लेकिन यहां ना तो फिल्म चल रही है ना ही फिल्म की शूटिंग। ये सारा एक्शन असली है। जुटी है हजारों की संख्या में पब्लिक। दिल थाम कर देखिए, ये है एनिमल ओलंपिक। ग्वालियर के कुलैथ गांव की तस्वीरें हैं ये। यहां आयोजित की गई अनोखी खेल प्रतियोगिता, इसके प्रतिभागी इंसान नहीं पशु हैं। इस एनिमल ओलंपिक में बैल, घोड़ी और भैंसों ने अपना जलवा दिखाया। ऑनलाइन गेमिंग के जमाने में परंपरागत खेलों को जिंदा रखने के लिए गांव के युवाओं ने एनिमल ओलंपिक की शुरुआत की। इसमें बैलगाड़ी दौड़, घुड़दौड़, पाड़ा कुश्ती जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है और प्रतियोगिता जीतने वाले पशुओं को हजारों रुपए का इनाम भी मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है, आप सबके माध्यम से इनकी प्रतिभाएं निकल के आएंगी। बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता है, पैदल दौड़ प्रतियोगिता है, घोड़ी दौड़ प्रतियोगिता है, पड़ा कुश्ती प्रतियोगिता है। इसमें सभी को प्रोत्साहन दिया गया है, राशि भी दी गई है, जिससे आप लोगों के माध्यम से जब दिखाया जाएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग जागरूक होंगे और इन खेलों के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। एनिमल ओलंपिक को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह रहता है। ग्वालियर चंबल के साथ ही प्रदेश के अन्य इलाकों से भी लोग अपने जानवरों को इस प्रतियोगिता में दौड़ाने के लिए लाते हैं। पशु मालिकों का कहना है कि पशुओं को इस प्रतियोगिता के लिए साल भर तैयार किया जाता है, उन्हें बेहतर खाना दिया जाता है और रोज दौड़ाया जाता है, जिससे कि इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन वो कर पाएं। जलालपुर से आए दीपक के बैलों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब जीता। दीपक ने 2.25 लाख रुपयों में बैलों की जोड़ी पंजाब से खरीदी है। हम ग्वालियर, जिला ग्वालियर में रहते, ग्राम जलालपुर है और हम पहले पूर्वज हमारे बैल दौड़ाते थे। हमारे बाबा ने दौड़ा, पिताजी ने, हमने भी रखे, हमारे बच्चों को भी शौक है और हम पंजाब से खरीद के लाए बैलों को और खूब खिलाते पिलाते हैं और फिर अपना सेवा हो जाती, गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं, अपने नाम भी हो जाता है थोड़ा। कुलैथ गांव के खुले मैदान पर आयोजित एनिमल ओलंपिक देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस साल भी 20,000 से ज्यादा लोग मैदान में जमा हुए। लोग ट्रक, ट्रैक्टर और वाहनों की छत पर बैठकर प्रतियोगिता का लुत्फ लेते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि उनके परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी हैं। इस बार बैलगाड़ी की प्रतियोगिता हुई, घोड़ी दौड़ की प्रतियोगिता हुई और बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की दौड़ की प्रतियोगिता हुई और पड़ा कुश्ती भी हुई, नाल भी उठाए। सारे जो ग्रामीण खेल हैं उन्हीं को प्रोत्साहन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले खुश होकर लौटे और जो पीछे रह गए वो अगली बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में जुटेंगे। एनिमल ओलंपिक को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। ऐसी प्रतियोगिताएं अपनी परंपराओं को सहेजने का जरिया भी हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। हमारे साथ जुड़ेंगे सुशील के पास हम आपको लिए चलेंगे और ये आयोजन ग्वालियर का आपने देखा। सुशील आपको नजर आ रहे होंगे, सुशील के पास आपको लिए चलते हैं। सुशील, परंपरा, संस्कृति और मवेशियों को जिस तरह से भारतीय किसान या भारतीय परिवार रखते हैं उसकी ये मिसाल है। बहुत अच्छी बात। ये परंपरा स्वस्थ रहे, आगे समृद्ध हो, कोशिश यह की जानी चाहिए और सरकारी तौर पर की जानी चाहिए। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर जिले का कुलैथ गांव जो है वो धार्मिक ऐतिहासिक नगरी है और भगवान जगन्नाथ का यहाँ मंदिर है। पुरी के बाद मध्य प्रदेश में यही एकमात्र
प्राचीन मंदिर है जहाँ पर रथ यात्रा भी निकलती है भगवान जगन्नाथ की। इसी गांव में जो लोग रहते हैं, आसपास के गांव के लोग और इस गांव के लोगों ने मिलकर एनिमल ओलंपिक शुरू किया है। और कुछ सालों पहले जब इसकी शुरुआत की गई तो शुरुआत में ही 10,000 के करीब आसपास के जो लोग थे वो इन खेलों को देखने के लिए जुटते थे, जिसमें बैलों की दौड़, घोड़ी की दौड़, पहाड़ों की लड़ाई सहित जो अन्य परंपरागत ग्रामीण देशी जो खेल हैं उन खेलों का आयोजन होता है। और इस साल जिस तरह से यहाँ आयोजन हुआ है, 2 दिवसीय आयोजन, उस आयोजन में आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ इन खेलों को देखने के लिए पहुँचे थे। और इस प्रतियोगिता में शामिल जो बैलों की जोड़ियाँ थी और वो भी मशहूर जोड़ियाँ आई थी, पंजाब के बैलों की जोड़ियाँ थी जो 2.5 लाख रुपए कीमत की जोड़ियाँ थी। इसके अलावा जो घोड़ियाँ हैं, पेशेवर जो लोग हैं वो अपनी घोड़ियाँ भी यहाँ लेके आते हैं, किसान लोग भी अपनी घोड़ियाँ, बैल, पाड़े लेकर आते हैं। तो ये आयोजन कहीं ना कहीं किसानों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो भारत की परंपरा है, गोवंश बचाने की परंपरा, इसके अलावा जानवरों से, पशुओं से व्यक्ति की, प्रकृति की जो नज़दीकी है, इसके अलावा लोगों में पशुओं के प्रति प्रेम बढ़ाना, सम्मान बढ़ाने की जो भावना है, उस भावना को बढ़ाने के लिए और पुराने खेलों को आने वाली जो पीढ़ियां है वो समझ पाए कि घुड़दौड़ किस तरह की होती थी, बैलों की दौड़ किस तरह की होती थी, बैलगाड़ी क्या होती थी। निश्चित तौर पर ललित जी, आज से अगर 25-30 साल बाद अगर बैलगाड़ी का नाम लिया जाएगा तो शायद जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए एक नया विषय होगा। तो जो परंपरागत खेल है उनको बचाने के लिए इस तरह के आयोजन पूरे गांव के लोगों ने मिलकर शुरू किया था। और ये आयोजन जो है आसपास ही नहीं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्यों के ज़िले हैं, चाहे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के, वहाँ से भी लोग अपने बैलों को, अपने मवेशियों को लेकर इस दौड़ के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि साल भर इस दौड़ का इंतज़ार रहता है पशु मालिकों को कि ये आयोजन होगा और उसमें जाकर हम अपने पशुओं को ले जाएंगे और वो संभवतः अव्वल आएंगे, उनको इनाम मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा। तो किसानों के लिए एक प्रतिष्ठा और सम्मान की बात भी है। साथ ही जो परंपरागत पुराने खेल हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, आने वाली पीढ़ियों से रूबरू कराने के लिए अगर ये जो आयोजन है एनिमल ओलंपिक, इस तरह के आयोजन लगातार होते रहे और बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं जो पुरानी परंपरा है और पशुओं के प्रति जो पुराना नजरिया है लोगों का, वो आने वाली पीढ़ियों तक जो है हस्तांतरित होता रहेगा। ललित जी, एक और बात है सुशील, जैसे मैंने स्वस्थ शब्द का जिक्र किया था, अगर इस पहल में, इस इनिशिएटिव में सरकारी शब्द प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ जाए तो जानवरों का नुकसान रोका जा सकता है। होता यह भी है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में जानवरों के साथ, मवेशियों के साथ बेरहमी की भी खबरें आती हैं। वो नहीं होगा। और अभी तक ऐसा लगता है इस प्रारूप को देखकर कि यह बहुत स्वस्थ तरीके से हो रही है, पर इसे बचाया जाना जरूरी है और उसमें सरकारी शब्द लगना जरूरी है, चाहे सीधा लगे या अप्रत्यक्ष लगे। सुशील, बिल्कुल सही बात है ललित जी। देखिए, जिस तरह के जो खेल है, मध्य प्रदेश सरकार हालांकि गोपालन योजना सहित तमाम कई तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन पशुओं के नजरिए से देखें तो इस तरह की जो प्रतियोगिता है, अनोखी प्रतियोगिता है, तो निश्चित तौर पर सरकारों को इस तरह की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। साथ ही जैसा कि आपने इस बात का भी जिक्र किया है कि पशुओं के साथ कहीं क्रूरता ना हो, तो देखिए ललित जी, जो ये प्रतियोगिता होती है एनिमल ओलंपिक कुलेत गांव में, इसमें जो पशु लाए जाते हैं वो पशु उन किसानों के ही होते हैं और वो किसी तरह से पेशेवर नहीं होते। वो किसान उन पशुओं को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, उनको पूरे साल भर, जैसे मिलिट्री के लिए बच्चों को तैयारी कराते हैं, इसी तरह से साल भर उनकी तैयारी कराई जाती है और उसके बाद उनका खिलाई पिलाई से लेकर हर तरह का ध्यान रखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पशु उन किसानों के लिए ना सिर्फ प्रेम का विषय है, इसके अलावा प्रतिष्ठा की भी बात है। जिस तरह से वो पशुओं को अपने बच्चों की तरह से पालते हैं तो वो किसी तरह से नहीं चाहते कि इस तरह की उनके साथ क्रूरता हो। तो पूरी प्रतियोगिता को हमने भी देखा है, कवर किया है, तो कहीं इस तरह के नज़ारे नहीं मिले हैं, क्योंकि ये पशुओं के, ये किसानों के ही पशु है, उनके बच्चों की तरह इनको प्यारे हैं। तो यही वजह है कि वो लेकर तो आते हैं लेकिन उनके दिलो दिमाग पर स्वस्थ प्रतियोगिता की परंपरा रहती है और वही जो है सभी किसानों के चेहरे पर, सभी किसानों की बातों में, सभी किसानों के हाव भाव में यह नजर। हमारी भी कोशिश यही कि बच्चे वो मानते रहें, बाजार में तब्दील ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर है जशपुर से। जशपुर में एक पूर्व सैनिक पिछले 14 साल से सामाजिक बहिष्कार का दर्द झेलना पड़ रहा है इसे। बीएसएफ से ये रिटायर्ड है, विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा और समाज को ये इतना नागवार गुजरा कि उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया।
जशपुर जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत जगबा का सिकटा टोली गांव। सिकटा टोली के जेवियर मिंज 2002 में बीएसएफ से रिटायर होकर घर आए। ईसाई धर्म मानने वाले जेवियर मिंज को रिटायरमेंट के बाद चर्च की तरफ से धर्म प्रचार का जिम्मा दिया गया। 2008 विधानसभा चुनाव के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ने जेवियर को जशपुर विधानसभा से टिकट दिया, लेकिन चुनाव लड़ना जेवियर मिंज को भारी पड़ा। जेवियर मिंज और उनके परिवार को समाज से बाहर कर दिया गया। इसके साथ ही प्रचारक के पद से भी हटा दिया गया। इनके घर के सामने स्थित नजूल भूमि पर स्थित बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी गई। गांव के किसी भी शख्स ने पिछले 14 साल से इनके परिवार से कोई संबंध नहीं रखा। खेती किसानी में भी ग्रामीण इनके खेतों में मजदूरी नहीं करते। रिटायर्ड बीएसएफ जवान और टीचर पद से रिटायर उनकी पत्नी को अपने मवेशी भी खुद ही चराने पड़ते हैं। बीएसएफ में नौकरी कर रहा था, फिर नौकरी खत्म करके 2002 में पेंशन आया। आने के बाद में मैं 2008 में सीपीएम पार्टी से लड़ा। जिले का ईसाई समाज कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में जेवियर मिंज के चुनाव लड़ने से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगने की आशंका की वजह से जेवियर मिंज पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगा। जेवियर के मुताबिक गांव के लोगों के साथ चर्च के फादर्स ने भी चुनाव न लड़ने को कहा, लेकिन जेवियर मिंज नहीं माने। इसके बाद उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया। जेवियर मिंज की पत्नी उम्र के अंतिम पड़ाव पर समाज का साथ चाहती हैं, लेकिन समाज के लोग इतने सालों बाद भी उनसे किनारा करते हैं। इस दंपति का एक बेटा और बेटी है जो बाहर रहते हैं। इन्हें बुजुर्ग माँ बाप की चिंता रहती है। पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली। इन्हें अपने गांव के चर्च में जाने तक की अनुमति नहीं है। मेरे साथ में गांव वाले बिल्कुल छोड़ दिए हैं, दरकिनार कर दिए मेरे को, और आज तक दरकिनार में जी रहा हूँ। बहुत परेशानी में जी रहा हूँ। बातचीत, काम धंधा सब छोड़ दिए हैं मेरे साथ। मेरे को सब में मतलब मदद नहीं करते हैं, मेरे साथ बात तक नहीं करते हैं। तो मदद की बात तो और है। तो अभी कुछ दिन पहले से पूरा गांव वाले हमारे यहाँ आते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, हमारे परिवार से कोई लेन देन नहीं होता है। इसमें हमको काफ़ी परेशानी जाती है। खेती किसानी में, हाँ, हर क्षेत्र में खेती किसानी विशेषकर परेशानी जाती है। इसमें तो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग समाज में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पापा के रिटायरमेंट के बाद में, पापा जब इलेक्शन लड़े उसके बाद में से समाज से हम लोग को बहिष्कृत कर दिया गया, और फिर अभी हम लोग को समाज में मतलब इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। मतलब समाज में कि गांव में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, चर्च में। और फिर अभी हम लोग का कोई गांव में किसी से बातचीत भी नहीं होता है, और हम लोग को कोई मदद नहीं मिल रहा है। और प्रशासन के द्वारा वहाँ पर भी हम लोग कंप्लेन किए, वहाँ से भी हम लोग कोई मदद नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन हम लोग का मदद करे और गांव में हम लोग सब में नॉर्मल बिहेव करें। स्थानीय लोगों ने इस मामले में प्रशासन को पहल कर इनके समाज बहिष्कार को समाप्त कराने की बात कही। ईसाई आदिवासी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा को इस मामले की जानकारी दी गई तो उनका कहना था कि सामाजिक बहिष्कार करना सही नहीं है। उन्होंने सामाजिक बहिष्कार को समाप्त कराने की पहल करने की बात कही। ये बात मेरी जानकारी में तो नहीं है, आज आपके माध्यम से मुझे जानकारी हो रही है। तो ये जो भी समस्या है, जिस कारण से भी उनको बहिष्कार किया गया है, इस संबंध में जाकर उनसे बात करूंगा, दोनों पक्षों से बात करूंगा, और इस जो भी मामला है इसको सुलझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये ऐसा किसी को भी बहिष्कार करना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी समस्या है उसको मैं जाके मीटिंग के माध्यम से दोनों पक्षों में बैठ के बात करूंगा। 2008 के विधानसभा चुनाव में जेवियर मिंज चुनाव के साथ अपने जीवन के 14 साल भी हार गए। सामाजिक बहिष्कार की वजह से पूरा परिवार परेशान है। जिले में सामाजिक बहिष्कार के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। और सहयोगी दीपक जशपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक के पास हम आपको लिए चलेंगे। दीपक, आपको नजर आ रहे होंगे। दीपक, बड़े हैरत की बात है, ये देश कभी ये नहीं देखता था कि कौन किस मजहब का है, लेकिन अगर वो सैनिक, पूर्व सैनिक हो तो सम्मान उसके लिए हमेशा रहता था। बावजूद इसके 14 साल से बहिष्कार। दीपक,
और जी रजित, मैं आपको बताऊं कि जेवियर मिंज ने देश के अलग अलग हिस्सों में, साथ ही देश के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर जो है अपनी सेवाएं दी। बीएसएफ में ये जवान थे और जब ये रिटायर्ड होकर घर वापस लौटे थे तो इनको खुशी थी कि अब वो अपने गांव के लोगों के साथ खुशहाल जीवन जिएंगे। लेकिन इनको विधानसभा चुनाव लड़ना गांव के लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने जो है इन परिवार का जो है सामाजिक बहिष्कार कर दिया। और आज 14 साल हो चुके हैं और 14 साल से जो ये परिवार है गांव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। गांव का कोई व्यक्ति ना सुख में ना दुख में कोई भी इनका साथ नहीं देता। गांव में जो मवेशी जो है इनके चराने नहीं आते लोग। तो ये जो दंपत्ति हैं, जो रिटायर्ड बुजुर्ग दंपत्ति हैं, ये खुद ही अपनी मवेशी चराने को मजबूर है। और वहीं जो खेती किसानी की अगर बात करें तो गांव के कोई भी लोग इनके खेतों में मजदूरी नहीं करते। दूसरे गांव से ये लोग मजदूर लेकर आते हैं और अपना खेती वहां पर कराते हैं। तो बहुत ही कष्ट में ये लोग जीवन वहां पर जी रहे हैं। और इनके जो बच्चे हैं वो बाहर में रहते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं और उनको हमेशा अपने बुजुर्ग माँ बाप की चिंता सताते रहती है। और उनकी मांग है कि अब 14 साल तो गांव वालों ने उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया, लेकिन अब उनके माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं और अब कम से कम उनका सामाजिक बहिष्कार खत्म करके उनको समाज में वापस शामिल कर दिया जाना चाहिए। और वहीं इस मामले में जब हमने समाज के अध्यक्ष से बात की तो उनका कहना था कि वो जल्द ही गांव जाएंगे, वहां बैठक करेंगे और इनको फिर से समाज, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है दीपक। और अब बात शिक्षकों की। शिक्षकों का काम छात्रों को अनुशासन सिखाना, लेकिन सीहोर में क्या हो रहा है देखिए। स्कूल कॉलेजों में देरी से पहुंचने पर, क्लास बंक करने पर छात्रों को फटकार लगती है। लेकिन यहां कॉलेज स्टाफ से लेकर प्रिंसिपल तक की क्लास लग रही है और जिस तरह छात्र सफाई देते हैं, यहां कॉलेज के स्टाफ बहाने बना रहे हैं। मामला सीहोर के रहटी तहसील स्थित शासकीय कॉलेज का है। एसडीएम कॉलेज के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान यहां प्रिंसिपल के साथ ही ज्यादातर स्टाफ कॉलेज से नदारद मिला। इस पर एसडीएम भड़क गए और देरी से पहुंचने वाले स्टाफ को एसडीएम ने जमकर फटकार लगाई। आज मेरे द्वारा निर्धारित समय 11:15 पे यहाँ औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान लगभग सभी प्रोफेसर अनुपस्थित पाए गए और बच्चे भी कोई नहीं पाए गए। बच्चों से मैंने चर्चा की तो बच्चों का ये कहना है कि हम पढ़ना चाहते हैं सर, मगर कोई टाइम से प्रोफेसर नहीं आते, इसलिए क्लास नहीं लगती, इसलिए कोई बच्चे नहीं। सर इनका ऐसे टाइमिंग क्या है कॉलेज का, क्या बंद होने का टाइमिंग? टाइमिंग मेरा तो ये मानना है कि टाइमिंग सरकारी हिसाब से 10 से 6, मगर ये अगर 11 बजे भी मान लेते हैं हम कि 11 बजे कॉलेज लगता होगा तो 11 बजे भी एक भी प्रोफेसर यहाँ नहीं पाया गया। ऐसा सिर्फ 3 या 4 प्रोफेसर जो संविदा हैं, शायद उनकी नौकरी स्थायी नहीं है, इसलिए वो समय से आए हैं, सरकार पर एहसान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सर इनका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा सभी टीचरों का? हेडक्वार्टर रहती है। तो फिर ये अप डाउन क्यों करते हैं? अप डाउन करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा पड़ी की जाएगी। कॉलेज के निरीक्षण की सूचना मिलने पर प्रिंसिपल और स्टाफ ने देरी के लिए तरह तरह के कारण गिनाने शुरू कर दिए, लेकिन एसडीएम काफी गुस्से में थे। उन्होंने कॉलेज स्टाफ को डांट लगाते हुए अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने की नसीहत दी। आपका कॉलेज का टाइम लगने का क्या टाइम है? 11 बजे से टाइम है लगने का। महाविद्यालय क्लासेस जो है वो 11:15 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो आप यहाँ अभी एसडीएम बुधनी निरीक्षण के लिए आए थे, तो 11 बजे वो यहाँ पर आए, आप यहाँ पर 11 बजे यहाँ मौजूद नहीं थी, क्या कारण रहा? कारण ये था कि हमारी गाड़ी जो है वो पंचर हो गई थी और उसको सुधरवाने में हमें टाइम लग गया था, इस कारण से हम 5 मिनट लेट हुए। यहाँ पर महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है मैडम? 13.5 से। और यहाँ पर कितने प्रोफेसर हैं? स्टाफ प्रोफेसर 12 अतिथि विद्वान हैं और 3 हम परमानेंट स्टाफ हैं, जिसमें मैं इंचार्ज प्रिंसिपल और एक है लाइब्रेरियन और एक है अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर। आप यहाँ भोपाल से अप डाउन करते हैं क्या? हाँ, अभी फिलहाल कर रही हूँ, जब से कोरोना हुआ है उस समय से मैं अप डाउन। इस शासकीय कॉलेज में करीब 1300 छात्र हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से इनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। एसडीएम ने इस मनमानी की रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी है, जिससे कि इस लेट लतीफी पर कॉलेज स्टाफ पर कार्रवाई की जा सके। प्रदीप चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर।
और सहयोगी प्रदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। प्रदीप के पास हम आपको लिए चलेंगे। प्रदीप, अव्वल चीज तो बहाने कम से कम ढंग के बनाने चाहिए। खैर, सवाल मेरा ये कि एक शिक्षक गायब है, 2 शिक्षक गायब है, ये तो सुना था। ये लगभग पूरा स्टाफ गायब हो जाना, अंधेर गर्दी, वो भी सीहोर जैसी जगह में। प्रदीप, ललित, निश्चित रूप से राजधानी भोपाल के सबसे समीप का जिला सीहोर में जब हायर एजुकेशन में इतने गंभीर हालात जमीनी स्तर पर जिनको सच न्यूज 18 ने आज दिखाया है, उसको देख के लगता है कि अभी तक तो जो पूरी फोकस था वो लगता था कि प्राइमरी स्कूल के अंदर शिक्षक लोग लेट आते हैं दिक्कत, लेकिन हायर एजुकेशन जहाँ सबसे ज्यादा सैलरीज ये लोग प्राप्त करते हैं, उसके बाद जिस तरह से काम में अकर्मण्यता बरत रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि निश्चित रूप से सरकार को और खासकर हायर एजुकेशन मिनिस्टर को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि जो हायर एजुकेशन के मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वो अपने सपने को सही करके दिखाएं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कॉलेज के बाद से लड़कों पर एक बहुत ज्यादा तनाव और जिम्मेदारी आती है कि वे आगे बढ़े, उनको यहीं से रास्ते मिलते हैं जीवन में आगे बढ़ने के। लेकिन जब इसी प्रकार के हायर एजुकेशन कॉलेज के अंदर जब इस तरह से दिक्कतें ललित आएंगी तो निश्चित रूप से तमाम तरह के बड़े सवाल सरकार के सम्मुख हैं और सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये आलम है भोपाल के सबसे करीब के जिले का। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे नमो ग्लोबल पार्क। प्रवासी भारतीयों के साथ किया पौधारोपण। सीएम ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले धर्मेंद्र प्रधान और नरोत्तम मिश्रा पहुंचे आयोजन स्थल। तैयारियों का लिया जायजा। सम्मेलन के आखिरी दिन देखा प्रवासी भारतीयों का जोश। देशभक्ति से ओत-प्रोत गीत गाए। भारत वापस लौटने की जताई इच्छा। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे उज्जैन। महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल। महाकाल लोक का भी किया दौरा। बुरहानपुर के रहने वाले अमित लाठ आज होंगे सम्मानित। इंदौर के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दिया जाएगा सम्मान। विदेशों में लॉजिस्टिक हब और टेक्सटाइल में हासिल किया मुकाम। इंदौर में चल रहे प्रवासी सम्मेलन में डेलीगेट्स के लिए योगा सेशन की विशेष सुविधा व्यवस्था से डेलीगेट्स काफी खुश। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अपने मीडिया विभाग को देगा ट्रेनिंग। रायसेन में 10 जनवरी को होगा ट्रेनिंग सेशन। भोपाल में अनुसूचित जाति के सम्मेलन का आयोजन। चुनाव के पहले समाज को साधने में जुटी कांग्रेस। सम्मेलन में पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल। 20 जनवरी को गुना के राघवगढ़ नगर पालिका का चुनाव। नगर पालिका पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस तैयार। कांग्रेस से जय